हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण और हमने इस चैप्टर को लगभग पूरा कर लिया है। हम इस चैप्टर से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में चर्चा कर रहे थे ताकि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर न जाए। तो हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चनों की हम पहले ही चर्चा कर ली। आज हम कुछ क्वेश्चनों के ऊपर और चर्चा करेंगे और फिर इस चैप्टर का फिनिश करेंगे। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? देखो दोस्तों, चार अभिक्रियाएं दे रखी है आपको। पहली है H2 + O2 बराबर 1। क्या बन रहा है? 2H2। मतलब ये तो द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन। कि इसमें दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बना रहे हैं, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। Mg + O2 बना रहे हैं MgO, मतलब इसमें ये भी कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया का प्रकार है। तीसरा है AgNO3 + NaCl से बन रहा है AgCl + NaNO3। तो देखो दोस्तों, इसमें Ag पहले NO3 के साथ था, अब किसके साथ आ गया? AgCl के साथ, क्लोराइड आयन के साथ। इसमें सोडियम पहले क्लोरीन के साथ था, अब इसमें क्या बन रहा है? उत्पाद में सोडियम के साथ NO3 आ गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? आयनों का आदान प्रदान। मतलब इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई है। मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया वही होती है जिसमें यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। तो हमारा आंसर 3 नंबर का हो जाएगा। चौथा भी देखते हैं ऑप्शन H2 + Cl2 क्या बन रहा है? 2HCl। मतलब ये भी कौन सी अभिक्रिया है? ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण रहता है हमारे, इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही है? तीसरे नंबर वाला सही है। तो 12वां क्वेश्चन है Zn + CuSO4 की अभिक्रिया जब जिंक की अभिक्रिया CuSO4 से करवाई जाती है तो बनता है ZnSO4 + कॉपर। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया? तो देखो दोस्तों, इसमें जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया है, इसलिए कॉपर तो बाहर निकल गया और जिंक का स्थान किसने लिया है? कॉपर का स्थान किसने ग्रहण कर लिया? जिंक ने। और क्या बना लिया? जिंक सल्फेट। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ? एक अधिक अभिक्रियाशील धातु ने क्या है? इस जिंक जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है उसने कम अभिक्रियाशील धातु कॉपर को विस्थापित कर दिया और उसके स्थान पर स्वयं आ गया। मतलब यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें क्या हुआ है? विस्थापन हुआ है ना, आयनों का आदान प्रदान थोड़ी हुआ है। इसलिए ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, 13वां क्वेश्चन देखते हैं। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? क्या होता है? ऑप्शन देखो, हाइड्रोजन गैस + आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। तीसरा है कोई अभिक्रिया नहीं होती। चौथा ऑप्शन है आयरन लवण तथा जल बनता है। तो देखो दोस्तों, इसने कहा है क्या करना है आपको? एक मिनट। तो देखो, इसने कहा है कि लोह चूर्ण मतलब फेरस की अभिक्रिया करवानी है किससे? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl से। तो जब फेरस की अभिक्रिया HCl से अम्ल से करवाई जाती है तो क्या बनता है? FeCl3 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर का क्वेश्चन है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहे पर जिंक मतलब Zn की परत चढ़ाने, मतलब जिसे यशद भी कहा जाता है। यशद जिंक मतलब लोहे पर जिंक की को लेपित करना या जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता था?
देखो ऑप्शन देखते हैं, क्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना या विद्युत अपघटन। देखो हमने पढ़ा था यशद लेपन, यशद लेपन को ही इंग्लिश में कहा जाता है गैल्वेनीकरण, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण। इसके क्वेश्चन में भी लिख सकते हो आप यशद लेपन। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है, कौन से रंग का होता है NO2 का धुआं? तो वह होता है भूरे रंग का। ये याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर का क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? संक्षारण, विकृत गंधिता, विस्थापन या इनमें से कोई नहीं। तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO या CaOH का होल ट्वाइस, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 या फिर कैल्शियम। तो बुझे हुए चूने का सूत्र कौन सा है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH2, और CaO है बिना बुझा हुआ। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है बिना बुझा चूना। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र पूछे तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये बुझे हुए चूने का सूत्र है, और कैल्शियम कार्बोनेट इसे कहा जाता है संगमरमर का सूत्र, या फिर इसे चौक या खड़िया का सूत्र भी यही होता है। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रतिफल, अभिकारक, अभिक्रिया, अभिकारक, इनमें से सभी। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को तो क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है, और अभिक्रिया के दौरान जो बनते हैं उन्हें कहा जाता है उत्पाद। पढ़ा भी था हमने, जैसे H2 + O2 H2O बनता है। ठीक है दोस्तों, तो अभिक्रिया में कौन कौन भाग ले रहे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये हो जाएंगे अभिकारक। इसे रिएक्टेंट भी बोलते हैं, और जो अभिक्रिया के दौरान जो बन रहा है उसे कहा जाएगा उत्पाद। क्या कहा जाएगा? उत्पाद। तो समझ में आया दोस्तों? अब चलते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन पे। देखो, Fe2O3 की अभिक्रिया जब 2 एल्यूमिनियम से Al से करवाई जाती है तो Al2O3 + फेरस बनता है। तो दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो दोस्तों, यहाँ फेरस ऑक्साइड है, ये Fe2O3 है, जब इसने एल्यूमिनियम से अभिक्रिया की तो Al2O3 बनता है और फेरस अलग हो रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें आयनों का आदान प्रदान नहीं हुआ है। उल्टा क्या हुआ है, यहाँ पे एल्यूमिनियम जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है उसने फेरस को यहाँ से विस्थापित कर दिया और अपना स्थान ग्रहण कर लिया, इसलिए इसका आंसर विस्थापन होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन पर। CuO + H2 से बनता है कॉपर + H2O, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये दोस्तों किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, आपको यह बताना है। तो पहला ऑप्शन है उपचयन, दूसरा है अपचयन, तीसरा है उदासीनीकरण, चौथा है रेडॉक्स। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है?
यह इसका सही आंसर होगा रेडॉक्स। क्यों? क्योंकि CuO प्लस जब CuO कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो कॉपर धातु निकलती हुई जल का निर्माण होता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में से तो ऑक्सीजन हट रहा है, इसलिए इसका तो हो जाएगा अपचयन। मैंने पढ़ा भी था कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हटता है उस जिस पदार्थ से ऑक्सीजन हटता है उसका अपचयन होता है, और जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है उसका क्या होता है? उपचयन। तो यहाँ हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है किसमें? H2O में, तो यह हो गया उपचयन। अब देखो दोस्तों, तो हमने एक अभिक्रिया पढ़ी थी जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ठीक है दोस्तों, हमने पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया है और हमने इसमें लगभग सभी क्वेश्चनों को कवर करने का प्रयास किया है, और हमने इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर लिया है। एंड बाय बाय।